तो मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। यह सत्र महज 2 दिन भी नहीं चल सका और मंगलवार को इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई और हंगामा भी हुआ। इसके चलते विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सवाल चल रहे थे। तभी नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने महंगाई का मुद्दा उठाया, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने स्थगन दिया है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। इसी बीच विधानसभा की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए विधानसभा अध्यक्ष गौतम जी ने स्थगित कर दिया। विधानसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ। इस दौरान सभी सरकारी कामकाज निपटा लिए गए और विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। वहीं विधानसभा में आदिवासी और पिछड़ों के मसले पर भी दोनों दलों के नेताओं में नोकझोंक भी हुई। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के प्रयास में लगी है। कल आदिवासियों को लेकर भ्रम फैलाया और आज पिछड़े वर्ग को भ्रमित करने का कांग्रेस प्रयास कर रही है। चर्चा को शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ जनता की आवाज को बुलंद किया जाता है। यहाँ समस्याओं का निराकरण होता है। विधानसभा की कार्यवाही का इंतजार प्रदेश के हर एक नागरिक को होता है और उम्मीद होती है कि समय के साथ इस पटल पर जनता की समस्या को रखा जाएगा। समस्या का जल्द ही अफसरों के जरिए निराकरण की बात होगी। पर ये क्या, इस लोकतंत्र के मंदिर में आखिरकार ये क्या हो रहा है? विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे दिन ही स्थगित हो गया। ऐसा विधानसभा में पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई मर्तबा विधानसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता की समस्याओं को पटल पर ठीक से रखे तो जरूर जनता की समस्या का हल निकलेगा और सदन पूर्ण अवधि भी चल सकेगा। आज 27% के लिए एप्रिल पहन के आ गए आरक्षण के लिए। जब याचिका दायर हुई आपने क्या किया, कौन से कदम उठाए? कम से कम एडवोकेट जनरल को तो खड़ा करते। और पिछड़ा वर्ग ने छोड़ेगा नहीं। कांग्रेस ने तो पाखंड किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिले, इसको लागू करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने 27% आरक्षण दिया था, इसमें भी हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, स्वीकार नहीं करेंगे। जिसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने, और आज ये अटका हुआ है। अगर 2 दिन की सदन की कार्यवाही पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश के 10 जिलों में बाढ़ और 16 जिलों में संभावित सूखे की स्थिति पर आम नागरिकों की जान बचाने के प्रबंध की समीक्षा करने के बजाय आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रद्द क्यों किया को मुद्दा बना दिया गया। इस मुद्दे को लेकर सदन में वॉकआउट कर दिया। वहीं विधानसभा से बाहर निकलकर कांग्रेस के विधायकों ने खाली विधानसभा का घेराव कर दिया। 4 दिन चलने वाला विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिनों में कुल 4 घंटों में ही सिमटा। इस दौरान नेता इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हुए नजर आए। सदन में तालमेल और सियासी महत्वाकांक्षाओं और कई जनहितैषी मुद्दे हंगामे की भेंट चढ़ गए। इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में क्या खुद को खड़ा करने की कवायद कर रही है या फिर कांग्रेस का यह बदला स्वरूप शक्ति प्रदर्शन है। और अगर ऐसा है तो क्या शक्ति प्रदर्शन करने की ये जगह सही है? और वहीं विधानसभा में जनता की समस्याओं को लेकर चिंतन मंथन के अलावा सदन में ये क्या हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सिमटता सदन पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जल्द ही मौजूद होंगे मेहमान। ओपीएस भदौरिया जी होंगे, राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास मंत्री। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक रविन्द्र सिंह तोमर जी। तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ रविन्द्र जैन जी उपलब्ध है। जैन साहब, आपका भी स्वागत है। पहले तोमर जी, आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल है। सामान्य तौर पे जब सदन चलता है तो विपक्ष को उसका फायदा मिलता है, सत्ता पक्ष से तो आप लोग प्रश्न करते हैं,
उनको उत्तर देना होता है। बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे होते हैं जो आपके क्षेत्र में या विकास जनहितैषी कामों में नहीं सुने जाते, उसको आप सदन में उठाते हैं तो उस अधिकारी को तुरंत करना पड़ता है, वगैरह वगैरह कई तरह की बातें होती हैं। ऐसे में विपक्ष को चाहिए कि सदन ज्यादा से ज्यादा चले। 4 दिन की बैठक है, विपक्ष ने हंगामा किया, सरकार ने, अध्यक्ष जी ने स्थगित कर दिया अनिश्चितकाल के लिए, तो इसमें तो आपका नुकसान हुआ। तोमर जी, देखिए त्रिपाठी जी, आपको पता है कि सत्ता और विपक्ष जी दोनों के कोलैबोरेशन से, जी तालमेल से सदन चलता है और जनता के हित के लिए जी उसमें मुद्दे उठाए जाते हैं और उनका हल निकाला जाता है। जी लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी तानाशाह हो गई है जी कि उनके जो मन में है, जो वो करना चाहते, उसमें यदि आप अपना समर्थन नहीं कर रहे तो वो ना सदन की चिंता करेंगे ना जनता की चिंता करेंगे। जी अभी आप मीडिया के सारे साथियों को, पूरे प्रदेश की जनता को पता है जी कि कांग्रेस ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं लिया जो जनता के हित का नहीं था। जी क्या ये महंगाई जो चरम सीमा पर जा रही है, जी क्या ये जनता में इसकी खबर नहीं है? जनता इससे परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, और इतनी परेशान है क्योंकि मैं रूरल क्षेत्र से आता हूं, मेरा दिमनी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। जी। और अभी हाल में ग्वालियर चंबल में जो बाढ़ आई, हमारा दिमनी क्षेत्र भी उसमें 3 नदियों से घिरा हुआ है, चंबल, क्वारी और आसन। उसमें हमारी विधानसभा के भी 25 गांव ऐसे हैं जो जल प्लावन से इतने भयंकर प्रभावित हुए, उसमें न तो कोई प्रशासन ने कोई किसी प्रकार की व्यवस्था की, शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहीं कोई वहां कोई मूवमेंट नहीं किया, जनता भूख से, प्यास से। ये मुद्दा तो उठा ही नहीं पाए आप। मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि इसके लिए 139 में ये कहा गया था कि इसमें जो है ये मुद्दा भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन स्थगन प्रस्ताव की जो आदरणीय कमलनाथ जी ने बात करी, उन्होंने उस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। महंगाई पे स्थगन प्रस्ताव की बात कर रहे थे। नहीं, उसमें ये भी शामिल था, ये भी शामिल था। और ये आप जो कह रहे हैं त्रिपाठी जी के सदन विपक्ष ने कहीं कोई उसमें नहीं, विपक्ष की तो मंशा थी कि सदन पूरे समय चले, और जब सदन पूरा समय चलेगा तभी तो हम जनता की बात उठा पाएंगे। भाई हमारा काम क्या है? हमारा काम है सत्ता को आईना दिखाना, जनता की बात रखना। और उनका, सत्ता पक्ष के लोगों का काम क्या है कि जनता के हित में फैसले लेना, जनता के हित में काम करना। बिल्कुल, ये उनका है। चलिए हम भदौरिया जी से बाद में चलेंगे, पहले रविंद्र जी से जान लेते हैं। रविंद्र जी, यथार्थ क्या है? आपकी बहुत पैनी नजर रहती है, आपने आज का जो स्थगित हो गई इसके बारे में भी, और आपने देखा होगा लंबे समय तक आप और हम उस समय विधानसभा की पत्रकार दीर्घा में बैठा करते थे, 2-2 महीने, 2.5 महीने बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, ये सब चलते थे। सिमटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, और हमें लगता है कि सदन की गरिमा भी इससे धूमिल हो रही है। देखिए त्रिपाठी जी, मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हमारे विधायकों की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, विधायकों का आकार बढ़ता जा रहा है, विधायक एक तरह से मैं कह सकता हूं कि वो लगातार धनपति होते जा रहे हैं, और हमारी विधानसभा उतना ही निरीह होती जा रही है, गरीब होती जा रही है। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जब मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिव थे विश्वेंद्र मेहता जी, तो उन्होंने एक मापदंड बनाया था कि कम से कम 70 बैठकें साल में एक बार होना चाहिए। 65 से 70 बैठकें उस समय हुआ करती थी, और ये परंपरा 93-94 तक हमने देखी। दिव्या सिंह जी के आने के बाद भी ये लगातार 65 और 50 और 60 बैठकों के बीच में चलती रही। लेकिन 2003 में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद वो पूरे आंकड़े अभी वेबसाइट पर भी डले हुए हैं, मैं कोई नया रस उद्घाटन नहीं कर रहा हूं विधानसभा। अब स्थिति ये हो गई है कि कभी 18 बैठकें हो रही हैं साल में, और कभी 30 हो रही हैं। 30 और 35 के बीच में लगातार आप देखेंगे हमने विधानसभा का भवन तो बहुत बड़ा कर दिया, विधायकों को सुविधाएं दे दी। हमारा सारा फोकस विधानसभा में चर्चा करने के बजाय इस पर रहता है कि विधायक निधि बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसकी सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी है, विधायक को यहाँ मकान मिला है कि नहीं मिला है, उसको निजी मकान बनाने के लिए जमीन मिली है नहीं मिली है। इन तमाम चीजों पर तो चर्चा होती है, लेकिन जनहितैषी जो मुद्दे हैं उससे हम कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं, और इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बहुत सही सब्जेक्ट आपने रखा है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा त्रिपाठी जी कि पिछले दिनों जब अजय सिंह जी राहुल भैया बनाए गए थे नेता प्रतिपक्ष, उस समय उन्होंने तय किया था कि कोई भी विधायक सदन में जाके हंगामा नहीं करेगा,
कोई भी विधायक आसंदी तक नहीं जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का फोकस होगा वहां चर्चा क्या रही जाए। और उस समय सरकार बड़ी परेशानी में थी कि विधायक हंगामा नहीं कर रहे हैं तो उनको सदन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अब वही स्थिति बन गई है, यदि विधायक आसंदी तक जाएंगे तो सरकार सत्ता पक्ष को यह मौका मिलेगा कि वो जल्दी जल्दी अपना शासकीय कार्य करे और विधानसभा स्थगित करा दे। और वही हमें अभी इस बार देखने को मिला है। इस बार विपक्ष को भी सोचने की जरूरत है कि सदन को चलाना अति आवश्यक है। जी नहीं, आपने जी मेरा निवेदन ये है त्रिपाठी जी और आदरणीय जैन साहब से कि विधानसभा में हमको जनता ने चुन के भेजा है, हम विपक्षी लोग हैं जी। अगर विधानसभा में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी और कोलैबोरेशन से सरकार काम नहीं करेगी, तो अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी बात की और उन्होंने जो कहा उस पर सरकार ने सहमति नहीं दी, जब नहीं दी तो हम विधानसभा में अपनी बात नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे? भाई हमारे पास तो दो ही रास्ते हैं, या हम सड़क पे अपनी बात रखें या सदन में अपनी बात रखें। तो ये बात जो आदरणीय जैन साहब कह रहे हैं वो ठीक है, उनका अपना अच्छा नजरिया है, लेकिन मेरा भी निवेदन सुन लो। विधानसभा में जनता इसलिए चुन के भेजती है विधायक को कि हमारी बात विधानसभा में हमारा विधायक जाके उठाएगा। और हम विपक्ष के लोग हैं, अगर हम विधानसभा में अपनी बात नहीं हमारी सुनी जाएगी तो हम हंगामा भी करेंगे, हम असेंबली के पास कहेंगे। सरकार वही तो चाहती है। जैन साहब का ये कहना है कि सरकार यही चाहती है कि आप जैसे हंगामा शुरू करेंगे तो सरकार को जो घेरने का आप प्रयास करेंगे उससे मेरा निवेदन ये कि सरकार को तो अगर कोलैबोरेशन से काम करना है, जनता के हित में काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, आदरणीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं और वो आज जो उनका रुख था वहां जिस प्रकार से वो झल्लाए हुए थे बुरी तरह से, और उनका उस समय का आप वीडियो निकाल उसे देख लीजिए, उसमें आपने उसमें तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि अगर सच्चाई पे अगर हम बात करने लगे तो हम गलत हो गए और अगर हम चुप बैठ जाएं तो हम अच्छे हो गए। ऐसा नहीं होता। जनता ने हमको भेजा है, हम अपनी बात कहेंगे, हमारे क्षेत्र में परेशानी आएगी, जनता परेशान होगी। मैंने अभी अपने क्षेत्र का प्रत्यक्षदर्शी उदाहरण दिया। मैं स्वयं चंबल नदी में बोट में बैठ करके 25 किलोमीटर का फांट था, जनता ने वहां कहा गया आपको विधायक जी डर नहीं लगा? अरे भाई, हमने कहा आप मर रहे तो मैं भी मर जाऊंगा, क्या दिक्कत है? लेकिन कम से कम जनता के हित में हमें काम करना है, जितना भी बन सकता है उनका सहयोग करना है। जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं त्रिपाठी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि दो दिन जो सदन चला है, दोनों दिन हमने जो सुना है विपक्ष के मुंह से, एक उन्होंने आदिवासी पर छुट्टी क्यों नहीं और दूसरा ओबीसी को वो क्यों नहीं मिला। मैं कहूँ जातिगत समीकरण के बजाय इस बार क्या विपक्ष को मौका मिला था तो जनहित के बहुत सारे मुद्दे थे, उनका वाकआउट करना था, उन मुद्दों को उठाना था। लेकिन अभी जो मुद्दे उठाए गए वो उठाया गया कि ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं है और आदिवासी दिवस पर छुट्टी क्यों नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं, यदि आपको आदिवासियों की इतनी चिंता है तो एक ही व्यक्ति दो पद लेके क्यों बैठे हैं? नेता प्रतिपक्ष भी आप ही हैं, आप भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं किसी आदिवासी को आप दे देते? इतना प्रेम है आदिवासी से, ओबीसी से इतना प्रेम है तो क्यों नहीं आप उनके ओबीसी के लोगों को अपने संगठन में आगे बढ़ाते? वहां हमें करना नहीं है, वहां सारे पद हमको चाहिए। लेकिन जब यहां सदन में आएंगे तो जनमुद्दे के बजाय हम लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो मुझे लगता है कि अभी उसकी आवश्यकता नहीं थी। अभी इस समय आवश्यकता थी बाढ़ में जो हमारी हालत खराब है वहां सरकार क्या कर रही है। कमल जी आपके पास आएंगे, उनकी बात तो आ जाए पूरी, जैन साहब की बात आ जाए, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा। जी मेरा त्रिपाठी यही कहना है कि यदि नेता प्रतिपक्ष अपने संगठन के अंदर विधायकों से बैठक करके और ये तय करते हैं कि हमें कौन सी प्राथमिकता से मुद्दा उठाना है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर जो जिसके मन में होता है वही मुद्दा उठाया जाता है। आपने विधायक दल की बैठक में क्या रणनीति बनाई थी कि हमें कौन से मुद्दे पहले उठाने हैं? आपको पता है पहले जब विधानसभा शुरू होती थी उसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले विधायक दल की बैठक होती थी और उन बैठक में पूरी रणनीति बनती थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायक दल के अंदर भी रणनीति का अभाव दिखाई देता है। जी थोड़ा सा हमारे पास आए, हमारे साथ ओपीएस भदौरिया जी जुड़ गए हैं, राज्य मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में। त्रिपाठी जी 1 मिनट का समय दूंगा। भदौरिया जी आपको पूरा समय दूंगा। भदौरिया जी से एक बार पूछ लें। भदौरिया साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। मैं स्वराज एक्सप्रेस से एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, हमारे खास कार्यक्रम जनसभा के जवाब में। हमारे साथ रविंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, दिमनी के विधायक हैं कांग्रेस से, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण जैन जी ने भी बात रखी। तोमर जी का ये कहना है कि आप लोग सदन चलाना नहीं चाहते हैं क्योंकि जनहित के मुद्दे वो उठाएंगे और उठाएंगे तो सरकार घेरे में आएगी, सरकार पे आरोप लगेंगे, इसलिए आप लोगों ने अपने जो सरकारी शासकीय कार्य है उनको जल्दी जल्दी पूरा कर लिया, स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा नहीं की। क्या कहेंगे, सरकार नहीं चलाना चाहती क्या सदन? पहली बार त्रिपाठी जी आपने भी मैंने भी जी और पूरे प्रदेश ने ये देखा है जी कि क्या हम लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं जी
ये महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांग्रेस है या हुड़दंग पार्टी बन के रह गई है? ये जो सदन है ये प्रदेश की जनता के खून पसीने की पैसे से चलता है। दुर्भाग्य की बात है, जब कल हम कई वरिष्ठ आदिवासी नेताओं को श्रद्धांजलि दे रहे थे, वरिष्ठ हमारे हरिजन समाज के नेताओं को श्रद्धांजलि दे रहे थे, ऐसे दुख और संकट के समय में जब हमने कोरोना में बड़े महत्वपूर्ण समाज सेवकों को, पत्रकार बंधुओं को खोया, जब हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे तब कांग्रेस गंभीर नहीं थी। और आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होना थी, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे बहुत नीतिगत निर्णय आए हों हमारे आवास पर्यावरण विभाग के हों, चाहे गृह विभाग के हों, चाहे आबकारी विभाग के हों, चाहे ज्वलंत मुद्दे हो, इन सब पे चर्चा करने के बजाय कांग्रेस सिर्फ हुड़दंग करती रही। मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस के नेताओं में परस्पर कोई तालमेल भी नहीं है। तो इतना वक्त जाया करने का जो प्रयास कांग्रेस ने किया है ये निश्चित रूप से घोर निंदनीय है और पूरे प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है। जी भदौरिया जी हमारे साथ तोमर जी हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। आपने जो बात कही है उन्होंने सुना है। तोमर जी आप क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय भदौरिया जी का मैं सम्मान करता हूं। मेरा कहना यह है जी कि किसी पे आरोप लगाना तो बहुत आसान है। जी कांग्रेस को सदन चलने न देने वाली बात कहां से आ गई? अगर हमारी बात वहां सही तरीके से सुनी जाती और हमारा स्थगन प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया गया। साहब एक बार सुन लीजिए थोड़ा सा, हमारे फिर हम आपके पास फिर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव दिया महंगाई को लेकर के, उसको उस पर सहमति नहीं दी गई। जब नहीं दी गई तो हम उसमें विपक्ष के लोग क्या करेंगे? हम सत्ता के पक्ष में बैठे हुए लोग आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अपना निवेदन करेंगे। उनसे जब निवेदन किया गया तो उन्होंने उस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। जब गंभीरता नहीं दिखाई तो हमने आपसे पहले भी कहा कि हम विपक्ष के लोग हैं और ये आदरणीय भदौरिया जी कह रहे हैं कि कांग्रेस हुड़दंग पार्टी बन गई है। ये कहना तो सरल है। अब मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा निंदनीय होगा कि हम विपक्ष के लोग बैठ करके अगर हम अपनी बात कहें तो हम हुड़दंग पार्टी बन गए और अगर हम अपनी बात नहीं कहें तो हम अच्छी पार्टी बन गए। ये कोई बात नहीं है। ये तो जिनके घर फीसों के हैं वो दूसरों घरों में पत्थर फेंक दें, उससे वो अपने घर की रक्षा करें, अपना घर देखें। दूसरे के घर में पत्थर फेंकने की आवश्यकता नहीं है। जी तोमर जी सुन लेते हैं भदौरिया जी। भदौरिया जी आप क्या कहेंगे आप तोमर जी के आरोप पर? तोमर साहब से मैं कहना चाहता हूं जी कि जो बात वो कह रहे हैं वो सबसे पहले उनके ऊपर ही लागू होती है। जी हम किसी भी चर्चा से नहीं डरते, हर चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और तर्कसंगत जवाब देने के लिए तैयार हैं। पर कांग्रेस इस बात को जानती है, इसलिए ये हुड़दंग नहीं था तो और क्या था। वो धैर्यता पूर्वक सदन को चलने देते। शून्यकाल का समय आता या जब भी अवसर आता तो जो उनके प्रस्ताव आते, हम पिछड़े वर्ग वाले आरक्षण के मुद्दे पे भी बात करने के लिए तैयार हैं, आदिवासी के मुद्दे पे भी बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सदन की एक अपनी प्रक्रिया होती है, अपनी एक कार्यवाही की पद्धति होती है और उस पद्धति का उल्लंघन करना एक तरह से लोकतंत्र के साथ मजाक करना है। और ये मजाक 2 दिन से मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ चला हुआ है। ये पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। पूरे साहब आज के लिए स्थगित कर देते, पूरे अनिश्चितकालीन के लिए, क्योंकि आज दिन भर के लिए स्थगित कर देते, कल का मौका और देते। पिछले 2 दिन से सदन में जो इनका जो रुख है, जो रवैया है, जो व्यवहार है, वो निश्चित रूप से उनका सिर्फ मकसद हुड़दंग करना था। महत्वपूर्ण मुद्दों पे वो चर्चा होने नहीं देना चाहते थे, इसलिए मजबूरी में ये सब निर्णय हुआ है। हम तो चाहते हैं, हम तो चुनौती देते हैं कि आप चर्चा करिए, लेकिन आप चर्चा की बजाय ये जैकेट पहन के जाना, सदन में अमर्यादित व्यवहार करना। जब अध्यादेश और विधेयक लाए जा रहे थे तब आप आसन दी के सामने खड़े होके नारेबाजी कर रहे हो, तो ये किस तरह की प्रक्रिया में आता है? क्या ये लोकतंत्र का सम्मान है? भदौरिया जी अगर ऐसी बात करें तो बीजेपी के शासनबद्ध पार्टी है। सबसे पहले विधानसभा के इतिहास में मैं जहां तक समझता हूं 1952-54 से पहली बार रात भर अगर विधानसभा के गर्भगृह पर धरना दे के बैठी है तो भारतीय जनता पार्टी बैठी है। गौरीशंकर सेजवार के अगुवाई में रात भर वही बैठे रहे हैं। ये हमारे आदित नहीं है। पहली बार विधानसभा अध्यक्ष के सामने
चैम्बर के सामने बीजेपी के विधायकों ने ये नारे लगाए थे कि अब तो ये स्पष्ट है श्रीनिवास तिवारी भ्रष्ट है, तो ये अमर्यादित नहीं है भदौरिया जी? ये कभी न, ये जब भी हुआ, तब भी जब संभव हुआ है, तब हुआ है जब हमारी आवाज दबाने की कोशिश की है कांग्रेस ने। और कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो सदैव लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान करती है और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाती है। और जब हम तो इनकी आवाज भी सुनने को तैयार है, इनकी आवाज का जवाब भी देने को तैयार है, हम कोई डरते नहीं है। लेकिन उस समय जब तत्कालीन जो अध्यक्ष महोदय थे, उन्होंने हमारे सदस्यों को बोलने का मौका नहीं देना, हम तो इनको मौका दे रहे थे, तो वो एक तरह से लोकतंत्र में आवाज दबाने वाली बात थी। और जब इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो संघर्ष करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अनुशासन के साथ साथ हम अपने अधिकार और अपने हक को लिए लड़ाई लड़ने की क्षमता भी रखते हैं। जी तोमर जी, भदौरिया जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जी हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। रविंद्र जी, देखिए, अभी जो भदौरिया जी आपने बताया, उस समय तो आप खुद कांग्रेस में थे और उस समय आप भारतीय जनता पार्टी की इस तमाम सारी कार्रवाई के विरोध में थे, और आज आप कह रहे हैं कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश की गई, इसलिए स्पीकर के ऊपर ये नारेबाजी हुई है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, आप कांग्रेस में थे उस समय, जिस समय का जिक्र कर रहे हैं भाई साहब। पर अब माननीय पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा है, तो उसका जवाब आज जिस पार्टी में हूं उस पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से दे रहा हूं। जी बिल्कुल सही है। जी तोमर जी, आप भदौरिया कायदे से ये सवाल मुझसे पूछना नहीं था, लेकिन अगर पूछा है तो पार्टी का पक्ष रखना मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी। बिल्कुल, जिस पार्टी में आदमी रहता है उसी के प्रति ईमानदारी से रहता है। आज आपकी आस्था बीजेपी से है तो बीजेपी की तरफ से आप पक्ष रखेंगे, इसमें बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तोमर जी, भदौरिया जी से जो उन्होंने कहा, आप सहमत है क्या? नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि अभी आदरणीय जैन साहब ने भी वो बात रखी कि जब आप विपक्ष में थे तब पूरी रात गर्भगृह में बैठे रहे, वो आपने भी जिक्र किया त्रिपाठी जी। और ये तो कहना है, मैंने अभी आपसे कहा ना कि खुद के घर शीशे के दूसरे घर में पत्थर फेंकना आसान है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारा काम क्या है विपक्ष का। आपने अगर सदन चलाना था तो चलिए, अनिश्चितकालीन क्यों स्थगित कर दिया? आप आज के लिए स्थगित करते, कल से चालू करते। लेकिन नहीं, आपको तो भागना है, मुद्दे से भागना है, लोगों को, जनता को भटकाना है, जनता को ये बताना है, काम भी करना नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं और जहां भी जाते घोषणा कर देते हैं। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग कितने बार इन्वेस्टर मीट हुई, नौजवानों को रोजगार की बात करते हैं, और एक भी व्यक्ति को रोजगार मिला हो। मध्य प्रदेश के 16 साल में आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार है, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हुआ। भदौरिया जी, इसका तो सुन लीजिए, कोई मुद्दा नहीं है, काम भी हमें पता है। देखो, आपने 15 महीने में क्या तो एक मेरा तो कहना ये है, भदौरिया जी, मेरा तो कहना ये है कि काम करने की यदि मंशा है तो काम करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी 16 वर्ष से मध्य प्रदेश में शायद सबसे लंबा कार्यकाल है उनका, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 16 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कौन सा ऐसा कार्य हुआ है जो सराहनीय है? आप बताओ। रोजगार पे जी मैं आपके पास भदौरिया जी, मैं एक जानकारी, सबसे बड़ा जो मैं नौजवानों से मैं जो निराशा में महसूस करता हूं, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, कोरोना में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या सरकार ने कोई चिंता की उनकी? और एक भी कार्य हमें ऐसा, भी कोरोना में जो बेरोजगारी लोगों के साथ बढ़ी है, महंगाई चरम सीमा पे, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब महंगाई को लेकर के दिल्ली में आंदोलन छेड़ा था, उस समय महंगाई का मुद्दा था उनके बाद। आज महंगाई पर चिंता क्यों नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी? यहाँ से प्रदेश से लेकर के सेंट्रल तक बैठी हुई है। तोमर जी, समय कम है, उत्तर ले लेते हैं। रविंद्र जी, बहुत की बात पूछना चाहता हूँ भदौरिया साहब आपसे। भदौरिया जी, क्या अब ये समय आ गया है कि विधानसभा में विधायकों को उतना ही वेतन दिया जाए जितना काम हो? क्योंकि इसकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं कि विधायक अपना काम नहीं कर रहे, सदन में चर्चा नहीं हो रही है, सदन में उपस्थिति के अनुसार ही उन्हें वेतन मिलना चाहिए। क्या ये समय आ गया है? बहुत अच्छा सवाल उठाया है आपने जैन साहब जी। निश्चित रूप से ऐसी कोई प्रक्रिया अवश्य होना चाहिए जी, जहाँ हमारे लोकतांत्रिक दायित्व जिन लोगों के पास है जी, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी भी कोई ड्यूटी बनती है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना या पार्टी नेताओं के इशारे पे सदन में इस तरह की गतिविधियां करना, और जो सदन हमारे जनता के खून पसीने से चलता है,
अगर कोई इस तरह का कानून या नियम आता है तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जब तक एक निश्चित परिपाटी का पालन नहीं होगा। और ये भी जो आपने रखा है कि जितना काम उतना वेतन उतना मानदेय, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा विचार है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे तोमर जी के भी आरोपों का तो उत्तर दे दीजिए भदौरिया साहब। तोमर साहब ने खुद ही कह दिया कि जो शीशे के मकान में रहते हैं वो किसी पे पत्थर नहीं फेंका करते। कोविड काल के दौरान जो हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है जी। जिला स्तर पे एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं होते थे, आज 6 ऑक्सीजन प्लांट है, सब जगह सीटी स्कैन मशीन भेजे गए हैं, मेडिकल कॉलेज और अन्य सुविधाओं का विस्तार। इनसे ही पूछ लीजिए तोमर साहब से कि कोरोना से पहले मुरैना के जिला अस्पताल में कितने ऑक्सीजन बेड थे, आज कितने ऑक्सीजन बेड हैं, कितने वेंटिलेटर थे, आज कितने वेंटिलेटर बेड हैं। तो ये सारी सुविधाएं और तैयारियां जबरदस्त चल रही है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात जाग करके उन्होंने मेहनत करके मध्य प्रदेश की जनता को बचाने का काम किया है और पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया है। तीसरी संभावित लहर को भी लेकर के हमारी प्रदेश सरकार पूरी तरह से जागरूक है, माननीय मुख्यमंत्री जी जागरूक हैं और आज प्रतिदिन उसकी समीक्षा चल रही है। तो ये कहना, आरोप लगाना बड़ा आसान बात है। जी तोमर जी कुछ कहना चाह रहे हैं भदौरिया साहब। तोमर जी भदौरिया साहब सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको मेरा तो सिर्फ ये निवेदन है जी कि आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के देश के लोग देख रहे हैं जी। हम ये कहते हैं कि कोरोना में जो लोगों की मृत्यु हुई, जो परिवार उजड़े, अगर सरकार इतनी गंभीर थी तो ये आम आदमी को पता नहीं था कि दूसरी और तीसरी लहर आने वाली है। लेकिन सरकार को तो WHO की रिपोर्ट थी ना उसके पास, लेकिन सरकार ने उस समय केवल चुनाव को महत्व दिया, बंगाल के चुनाव को, उत्तर प्रदेश के चुनाव को। इसके साथ साथ अब मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। इस समय ग्वालियर चंबल में बाढ़ से बहुत बड़ी तबाही हुई है और वो हमारे दिमनी क्षेत्र में भी हमने बताया आपको, क्वारी, चंबल और ये पूरा क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग का। उसमें केवल मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि जितना नुकसान हुआ है, चाहे मकानों का, लोगों के पशु बह गए, चारा खत्म हो गया, भूसा बह गया, मकान ढह गए, आपका गल्ला उसमें रखा था वो भी बह गया, उसमें उसी में रह गया मकान में, क्योंकि वो स्वयं नहीं निकल पाए। मैंने कई गांव ऐसे देखे, और फसल बर्बाद हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सरकार उनका आकलन करा करके उनको पूरा मुआवजा प्रदान करेगी या नहीं करेगी? मैं केवल ये भी जानना चाहता हूं माननीय भदौरिया साहब अच्छा होता है। और मैं ये निवेदन और कर रहा हूं साहब कि वो ये हर साल ये परेशानी होती है, डूब क्षेत्र में हमारा जो इलाका है, पूरा चंबल का क्षेत्र है, उसमें जो लोग रह रहे हैं उनके मकानों को रहने की व्यवस्था अगर सुरक्षित जगह पे कर दिया तो शायद ये परेशानी आगे नहीं आएगी। चलिए उत्तर तो सुन ले, समय भी समाप्त हो रहा है। जी भदौरिया साहब, आपने बहुत अच्छी। मैं तोमर साहब से ये कहना चाह रहा था कि बेहतर होता कि आप सदन चलने देते, तो इसका जवाब पूरे प्रदेश की जनता सुनती, अभी आपके चैनल के माध्यम से सुन रही है। 2 तारीख को दिन में जो बारिश हुई, 3 तारीख से रात से बाढ़ का प्रकोप बढ़ा ग्वालियर चंबल अंचल में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ग्वालियर चंबल संभाग के लगभग 8 मंत्री जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, दिन रात ग्राउंड जीरो पे रहे, जनता के बीच में रहे, परेशानी उठाई, लोगों की मदद की। जैसे ही लोगों को हमने सुरक्षित बाहर निकाला, हमने NDRF की टीम लगाई, प्रदेश के जो इस तरह के जो राहत कार्यों में काम करते हैं वो दल लगाए, सेना को हमने बुलाया और तत्काल केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, श्रीमंत सिंधिया जी ने और नरेंद्र सिंह जी ने मिलकर के वहां से हमें हेलीकॉप्टर भी भेजे। लगभग 7 हेलीकॉप्टर दिन रात 4 तारीख को सुबह से लेकर के 6 तारीख की शाम तक राहत कार्य में जुटे रहे, लोगों को बाहर निकाला और जैसे ही लोग सुरक्षित बाहर आए तो प्रदेश सरकार ने राहत कार्य की शुरुआत कर दी। अभी वर्तमान में प्रत्येक परिवार जिसका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसको तत्काल 6,000 रुपए, अभी शाम को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5,000 रुपए और देने की घोषणा की है। प्रति परिवार को 50 किलो राशन, आलू और मसाला और अन्य सामान अलग से, ये सब तो एक फौरी कार्रवाई है। पर इसके बाद जिनका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो 1,20,000 रुपए की जो राशि मिलती है वो प्रदान की जाएगी और एक डिटेल सर्वे किया जा रहा है जिसकी धन हानि, पशु हानि, सौभाग्य की बात यह कोई जन हानि नहीं हुई, पर जो धन हानि हुई है किसी भी रूप में हो, चाहे वो कृषि के रूप में हो,
चाहे पशु के रूप में हो या घर का जो सामान गया है, तो उसका विधिवत सरबराह होगा और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि एक एक पाई की पूर्ति की जाएगी, जनता को इस संकट से उबारा जाएगा। दूसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो अभी जैन साहब ने कही, ये मेरी भी राय है और मैंने एक विधिवत प्लान भी बना के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहा हूं कि जो नदी के किनारे गांव हैं, जो निचले हिस्से में बसे हुए हैं, उनको ऊपर ऐसी जगह पे उनको पट्टे दिए जाएं जो आगे इस खतरे से हमेशा के लिए बच सकें, क्योंकि 5-10 साल में हमेशा ये होता है कि चाहे चंबल हो, सिंध हो, बड़ी बाढ़ आती है तो हजारों लोग तबाह हो जाते हैं। उनकी गृहस्थी का जो सामान है 20-25 साल का जीवन का जुटा हुआ, वो मिनटों में चला जाता है, वो उसको नहीं बचा पाते, अपनी जान बचा पाते हैं। तो इस तरह की भी कार्य योजना पे विचार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक मुश्त पैकेज देने का भी योजना बना रहे हैं। केंद्र सरकार के सर्वे दल भी आ रहे हैं, तो जितना अधिक से अधिक हम केंद्र से मदद प्राप्त कर सकते हैं वो करेंगे। को पट्टे दिए जाएं जो आगे इस खतरे से हमेशा के लिए बच सकें, क्योंकि 5-10 साल में हमेशा ये होता है कि चाहे चंबल हो, सिंध हो, बड़ी बाढ़ आती है तो हजारों लोग तबाह हो जाते हैं। उनकी गृहस्थी का जो सामान है 20-25 साल का जीवन का जुटा हुआ, वो मिनटों में चला जाता है, वो उसको नहीं बचा पाते, अपनी जान बचा पाते हैं। तो इस तरह की भी कार्य योजना पे विचार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक मुश्त पैकेज देने का भी योजना बना रहे हैं। केंद्र सरकार के सर्वे दल भी आ रहे हैं, तो जितना अधिक से अधिक हम केंद्र से मदद प्राप्त कर सकते हैं वो करेंगे। पर हर हालत में मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और मध्य प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही जनता की सेवा में लगा हुआ है। चलिए समय तोमर जी, समय समाप्त। आधा सेकंड का समय हमें दे तोमर जी, मैं केवल एक छोटा सा निवेदन त्रिपाठी जी है मेरा कहना एक और है। आदरणीय भदौरिया साहब जी जो चर्चा कर रहे थे कि एक तो शासन, प्रशासन और सत्ता ने उस समय बाढ़ के समय बहुत गंभीरता नहीं दिखाई, ये बात मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आकलन करके वो राहत दिलाएंगे जनता को, ये भी सामने आएगा। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि चंबल नदी हमारे यहाँ 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है, पूरा इंदौर के मानपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश के जालौन तक। हमारा मध्य प्रदेश का जो भूभाग है, श्योपुर जो हमारे संभाग में आता है, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये पूरा क्षेत्र जो है, इसमें करीब 40 खदानें ऐसी हैं जो अभी क्या है कि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, अभी ये बरसात का टाइम है, जब नदी बाढ़ में आई तो नुकसान किसका हुआ? वहां के रहने वाले लोगों को। और जब नदी बाढ़ से अपनी जगह पहुंच जाएगी, अगर वो एक मुट्ठी रेत उसमें से निकाल लेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। ये कहां का न्याय है? इसलिए वो रेत की खदानें भी आगे खोल दी जाए, नहीं तो वहां उद्योग धंधों की स्थापना कर दी जाए, तो कम से कम वहां के लोगों को रोजगार मिल जाए। और रेत खदानें खोली जाएंगे तो उससे फायदा सरकार का भी होगा, हजारों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा और लोगों को काम भी मिलेगा। तोमर साहब, समय भी समाप्त हो गया, भदौरिया साहब ने भी सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तोमर साहब आपका भी, रविंद्र जी आपका भी सारी चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में इस दौरान अपनी डफली, अपना राग सदन में एक बार फिर देखने को मिला। विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया तो गया जनहितैषी कार्यों को अंजाम देने के लिए, लेकिन वो आवाज इस मंदिर में कहीं न कहीं दबी हुई नजर आई। वहीं उन मुद्दों को हवा दी गई जो देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि यही सियासत है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। नमस्कार।